नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और 24 से लेकर के 26 फरवरी तक का ये करंट अफेयर्स है और इसमें कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो 24, 25, 26 की आपकी छुट्टी हो। पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर्स कवर किया जाता है। हमारा वैसे भी संडे का ऑफ रहता है और मंडे को जो करंट अफेयर आता है उसमें आपका संडे का भी साथ साथ रहता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी दे देंगे कि जिन्होंने भी एमपीपीएससी में मध्य प्रदेश जीके के नोट्स ऑर्डर किए थे उसमें से बहुत से ऐसे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जब आप पेमेंट करते हो तो हमारे पास आपकी डिटेल्स आती हैं, लेकिन आप लोग कई बार बाय डिफॉल्ट आपका जो नंबर होता है, रजिस्टर्ड नंबर होता है, वो आपका एक्टिव नहीं होता या नंबर आप लोग चेंज कर देते। तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके हम कई बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे, लगातार 3 दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, हमने कई जगह आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी है, आप लोगों को मेल भी किया है, जिनकी मेल आईडी है, जिनके वो नंबर उनमें टेक्स्ट भी करवाया है। आप सभी लोग अपने एड्रेस जरूर भेज दें। यदि आप हमारे करंट अफेयर्स देखते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं, हमारा फेसबुक फॉलो करते हैं या जो भी हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ पर हमने ये अपडेट दिया है, लेकिन यहाँ पर भी दिए देते हैं। आप सभी बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एमपीजीके के नोट्स परचेज किए हैं। आप लोग अपना जो एड्रेस है, हमारा 88 वाला जो नंबर है या हमारे किसी भी नंबर में, इन दोनों में से आप अपना एमपीजीके का डाल देंगे। टेक्स्ट साथ में अपना एड्रेस जरूर सेंड कर दें। साथ ही जो ऑफिस में आकर के लेने वाले हैं, बहुत से लोगों का कॉल आ रहा है, तो उनको ये बता दूं कि आप लोग 29 फरवरी से आप ऑफिस में आकर के नोट्स ले सकते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा है जो इंदौर के बाहर के नोट्स में डिलीवर करने हैं, वो पहली प्रायोरिटी है हमारी। तो सैटरडे को डिस्पैच कर दिए गए हैं, कुछ लोगों के जो है संडे को डिस्पैच किए गए हैं। तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो हमारे नोट्स बाहर के हैं इंदौर के, हम उनको पहले भेज दें, क्योंकि उनको 2 से 3 दिन लगेंगे पहुंचने में। इसके बाद जब हमारा वहाँ का काम पूरा हो जाएगा तो सैटरडे 29 फरवरी से हमारे पास नोट्स ऑफिस के लिए भी अवेल रहेंगे, बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। तो आप लोग ऑफिस से आकर के ले सकते हैं, या हमारा जो नीचे दिए गए नंबर है आप इन पे कॉल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, 80 टेस्ट है, उसके अंदर 60 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 10 यूनिट वाइज टेस्ट है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है। और हमारी कोशिश है कि इसको हम 20 मार्च तक जो है इसका शेड्यूल डाल दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पे भी डाला गया है। साथ ही जो आप इस टेस्ट सीरीज को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको शेड्यूल मिल जाएगा ऐप में। लेकिन हमारी कोशिश है कि 20 मार्च तक हम ये सारे टेस्ट आपके कंप्लीट ही लाइव कर दें, ताकि आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग 20 मार्च के बाद से इन टेस्टों को दे पाएं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के विचारों के साथ। हमेशा की तरह हमारी जो शुरुआत होती है अच्छे विचारों के साथ होती है, और आज का विचार लिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। फल के लिए व्यर्थ चिंता किए बगैर कर्म करते हुए बढ़ते रहिए, किया हुआ परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो जो भी हम कार्य करते हैं वह हमारा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, उसका कहीं ना कहीं हमें फल मिलता है। हमारे कर्मों में कमी रहती तो कई बार हम उस जगह नहीं पहुंचते या हमारे ईश्वर को कुछ और मंजूर होता, लेकिन परिश्रम कभी खाली नहीं जाता। आगे की तरफ बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ कि मनोहर जोशी जो है, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं और ये 2002 से 2004 तक रहे हैं। जीएमसी बालियोगी जो थे, उनके कार्यकाल के समय का कार्यकाल रहा है। इनकी पहचान, क्योंकि ये एनडीए गठबंधन था तो ज्यादातर हम लोग इनको बीजेपी का जानते हैं, लेकिन ये शिवसेना के नेता थे। बाला ठाकरे कभी सीएम बनना नहीं चाहते थे, तो इसलिए उनको बनाया गया था। 1995 से लेकर 1999 तक महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं। 2002 से 2004 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। शिक्षक के रूप में इनकी शुरुआत हुई थी, फिर मुंबई में मेयर बने थे और इसके बाद फिर इन्हें सीएम बनाया गया था, और साथ में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के भी ये अध्यक्ष रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इस बार कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस बार जो गीता महोत्सव आयोजित किया जाने वाला है वो आपका श्रीलंका में होना है। और श्रीलंका के कहाँ पे होना है? ये कोलंबो में होना है। तो ये गीता का जो महोत्सव आयोजित किया जाता है, हरियाणा में इसका इंस्टीट्यूशन है जो इसको आयोजित करता है, अंतरराष्ट्रीय गीता संस्थान है। गीता का जो एक तरह से आप ये कहें, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं तो आपको जानकारी होगी, गीता एक तरह से मोटिवेशन भी है, हमारे जीवन जीने का एक कला भी है, बहुत कुछ है उसके अंदर। इतना ज़्यादा शोध होता है कि एक एक उसकी श्लोक पे बहुत सारे ऐसी उसके जो एक श्लोक होते हैं, उनका कथन होता है, उन पर किताबें लिखी गई हैं। रॉबिन शर्मा, पिछले दिनों हमने उनका कोट शेयर किया था आपके साथ। उनकी जितनी भी किताबें आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो गीता से प्रेरित हैं। वर्तमान में फॉरेनर राइटर्स जितने भी हैं सब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इससे प्रेरित होते हैं। तो भारत सरकार क्या करती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारी शुरू से परंपरा रही है, ज्ञान देने की परंपरा रही है, तो हम लोग कॉपीराइट्स और इन सब चीज़ों से बचते थे।
लेकिन सरकार ने अपना इसका एक दूसरा तरीका अपनाया, जो हमारी एक परंपरा रही है कि गीता के बारे में लोगों को तक जानकारी पहुंचाना, उनको जीवन जीने की एक कला बताना, जीवन जीने का एक तरीका बताना, क्योंकि अध्यात्म की कमी बहुत है दुनिया में, और अध्यात्म आपको जीवन जीने का क्या करता है, तरीका बताता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो गीता बोर्ड है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, हरियाणा में है ये, जहाँ पर इसका युद्ध हुआ था महाभारत का, तो ये सभी जो है देशों में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कोलंबो में किया जाना है। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार से। यहाँ पर जो बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात हो रही है, तो 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है वो शाहरुख खान को दिया गया है। और ये दादा साहेब फाल्के का 2024 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार था, जिसमें शाहरुख खान बेस्ट एक्टर के रूप में उनको ये अवार्ड दिया गया है। और साथ में विकी कौशल है, जिन्होंने श्याम बहादुर पर एक अच्छी फिल्म बनाई है, उसके लिए भी इनको दिया गया। बॉबी देओल को भी दिया गया, संदीप रेड्डी वांगा को भी दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की कि जो दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील है ये पैंगोंग त्सो है। ये कहाँ पर है? ये है लद्दाख में। आपने यदि 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो जो लास्ट की सीन है जिसमें शाहरुख वो आमिर खान स्कूटर जाते हैं, वो वही झील है। तो दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील है, यहाँ पर मैराथन आयोजित की गई थी। तो ये मेन इसका जो रहा है, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग चल रही है उसको जागरूकता को लेकर के रहा है कि जो हिमालय ग्लेशियर है पिघल रहे हैं, तो इनके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना। तो ये आयोजित की गई थी मैराथन दौड़ को थिएस्ट्रन नाम दिया गया था, और इसका मतलब होता है कि यह जमी हुई झील पर आखिरी दौड़ हो सकती है। तो एक तरह से लोगों को जागरूक करना था कि आप अपने जो पॉल्यूशंस कर रहे हैं इस पर कंट्रोल करिए। और वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम एक है उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि जो इसके रहे खेल सचिव रविंद्र कुमार थे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो एक अच्छा प्रश्न है। फरवरी 2024 में भी हाल ही में वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे बड़े सांप की क्या करी है? खोज करी। और ये खोज कहाँ पर करी है? ये इन्होंने अमेजन वर्षा वन में करी है। तो देखिए ऐसा है कि जो अमेजन वर्षा वन है, यहाँ पर एक ग्रीन एनोकोंडा की प्रजाति है यूनेक्टस अकाइमा, ये खोजी गई है और इसका एक जनरल प्रकाशित किया गया है। वेल स्मिथ इसमें जो है इसमें जुड़े रहे हैं। वेल स्मिथ आप जानते होंगे, हॉलीवुड स्टार है, बहुत बड़े स्टार है। और इनकी परसुएट ऑफ हैप्पीनेस एक बहुत अच्छी मूवी, यदि आपने नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा, कि जो इनकी वेल स्मिथ और इनका जो रियल बेटा है वो इस मूवी में कैरेक्टर में है, परसुएट ऑफ हैप्पीनेस। और बेहतरीन मूवी है, बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है और लाइफ चेंजिंग मूवी आप एक कह सकते हो। आप देखते हो तो आपको एक अलग तरह का फील आएगा, बहुत ही अच्छी मूवी। वो जो है जो ज्योग्राफिक्स का डिज्नी चैनल है उसमें श्रृंखला में रहे, तो उन्होंने पोल टू पोल फिल्मांकन के दौरान इन्होंने एक फ्रीक वोंग द्वारा बनाई गई थी। और ये जो है खोज जो है यूनेक्टस अकाइमा की, ये एक प्रकार का ग्रीन एनाकोंडा की एक प्रजाति है। और इस प्रजाति को लैटिन नाम यूनेक्टस अकाइमा दिया गया है। उत्तरी ग्रीनलैंड एनाकोंडा दिया गया है। और इसकी जो लंबाई है वो 26 फीट है। वजन इसका 440 पाउंड है। इसकी खासियत ये है कि इसका जो सर होगा हमारे आपकी तरह मनुष्य के आकार के बराबर होता है, और ये विश्व स्तर पर सबसे बड़ा भारी सरीसृप है। और इसकी खासियत ये है कि ये अपने शिकार की तुलना में तेजी से आगे बढ़ सकता है, यानी आप जितना तेज भागोगे ये आपसे उतना तेज भाग सकता है। साथ ही में आपको मारने के लिए इसके पास बहुत आसान तरीका होता है कि ये सबसे पहले आपको क्या करेगा कि आपके पूरे शरीर को आपके चारों तरफ घूमेगा, फिर इसके बाद आपको धीरे से जकड़ेगा। जब आपका दम घुटेगा तो धीरे कड़ाक की आवाज आएगी और आप समाप्त हो जाएंगे, फिर ये आपको पूरा निगल लेगा। तो इस प्रकार इसकी एक प्रोसेस होती है मारने की, और ये इसी प्रकार से शिकार करता है। क्यों करता है उसका मैं आपको आगे कारण बताऊंगा। और ये दक्षिणी अमेरिका नदियां जो आर्द्रभूमि होती है वहां पर पाया जाता है, तो जाते वक्त हमें थोड़ा सा सावधानी वहां पर रखनी है। और ज्यादातर ये पानी में रहता है। आपने यदि देखा होगा तो इसकी नाक और आंख पानी पे यदि निकलेगा आपको तो लंबाई में दिखेगा, बिल्कुल पानी में तैरता हुआ, सिर्फ इसकी नाक और आंख आपको दिखेगी। और ये जो जैतून रंग का होता है, काले धब्बे का। और इसकी अच्छी बात यह है कि बहुत ही चतुराई से, धैर्य पूर्वक और अपनी आश्चर्यजनक चपलता के लिए जाना जाता है, और अपने जो शिकार भी होता है बहुत ही इसी तरीके से करता है। और आपके लिए एक शांति वाली बात यह कि एनाकोंडा जो होते हैं जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जहरीले नहीं होते, तो अपने को डरना नहीं है। यदि काटता है तो बस ये समझ लेना है कि मारेगा तो किस तरीके से मारेगा, वो मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बता दिया। महत्व क्या है देखिए, तो ये तो हो गई बाकी की बातें, लेकिन महत्व ये है देखिए कि हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारे जो हमारे जीव हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो ये ठीक उसी प्रकार से हो रहा है कि जैसे लैंडलाइन फोन थे, हमारे जो आने वाली जनरेशन उनके लिए एक प्रकार की क्या होगी, एक अचंभा होगी।
तो उसी प्रकार से इसको भी आप समझिए कि ये जो जीव है हमारा जो प्राकृतिक संतुलन है उसको हमारी प्रकृति के लिए सभी जीव जरूरी हैं। हमें ऐसा लग सकता है कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी जीव जरूरी हैं। मछलियां भी समुद्र के लिए जरूरी हैं, लेकिन जब वो समाप्त हो जाएंगी तो समुद्र में क्या बचेगा और समुद्र कैसा होगा, इसकी आप कल्पना करके कभी सोचेंगे। तो इसी प्रकार से इसीलिए इन जीवों को बचाया जा रहा है। तो ग्रीन एनाकोंडा जो है ये 2 प्रजातियां होती हैं। पहली जो ज्ञात प्रजाति है उसको बोला जाता है यूनेक्टस मोरिनस या दक्षिणी हरा एनाकोंडा बोला जाता है। ये ज्यादातर पेरू, बोलीविया, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील में रहती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे छठे प्रश्न की कि अभी हाल ही में 2024 में किस देश की निजी कंपनी द्वारा चंद्रमा पर प्रथम अंतरिक्ष यान क्या किया है, भेजा गया है, जो लैंड हुआ है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की। भारत में भी इसके लिए अलग से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ की जो इंडियन गवर्नमेंट है, अब जो प्राइवेट प्लेयर हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको भी स्पेस पे और जो हमारा रक्षा होता है इन सब फील्ड पे तरह से लेकर के आ रही है, इनको अवसर दे रही है, क्योंकि सरकार उतना पैसा वहाँ खर्च नहीं कर सकती और साथ में हमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी अब क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये सभी जगह हो रहा है। तो हमारे यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक सही समय में फैसला लिया। टाटा ने भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। तो इसी तरीके से क्या हुआ है कि यूएसए की जो निजी कंपनी है इसने अपना पहला अंतरिक्ष यान भेजा, ओडीसीएस, ठीक है। और ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, इंट्यूएस मशीन्स। इसका एक रोबोटिक्स स्पेसक्राफ्ट लैंडर है ओडीसीएस, इसको इन्होंने चंद्रमा की सतह पर उतारा है। और इसका जो इन्होंने नाम दिया है ओडीसीएस या ऑडी, आपके साथ कभी पूछा जाए तो ध्यान में रखना है। और इस तरह से आप ये कह सकते हो कि इसका जो लैंडर मॉड्यूल है इसे नाम दिया गया नोवाशी। इस नाम को आप अगले 2 मिनट तक याद रखिएगा, नोवाशी, क्योंकि इससे जो अगला प्रश्न बन के आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही काम का है। तो अभी हाल ही में भारत ने क्या किया था, चंद्रयान भेजा था और उसको दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दक्षिणी ध्रुव में देश का पहला था। और इसी प्रकार से ये इसने भी क्या किया है, एक रोबोट लैंडर उतारा है और इस प्रकार से ये भी एक प्राइवेट सेक्टर में पहला हो गया है, निजी क्षेत्र का पहला है। भारत ने अपना विक्रम लैंडर उतारा ही था। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश के किस युवा वैज्ञानिक ने नासा के चंद्रयान मिशन के सैटेलाइट के लिए नोवाशी नामक लैंडर बनाया है। तो ये नाम हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना। डॉक्टर मधुर तिवारी हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले हैं, युवा वैज्ञानिक हैं। इन्होंने इग्नू से क्या किया है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक करी है। इसके बाद ये अमेरिका की जो एम्ब्री रीडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी है वहां से जाकर के पीएससी और पीएचडी करी। और इसके बाद इन्होंने एक कैमरा बनाया जिसका नाम रखा ईगल कैम, जो कि नोवाशी पे लगा हुआ है। और ये आगे चल करके जितनी भी इमेजेस होंगी वहाँ की भेजेगा, जिसके आधार पे जो साइंटिस्ट होंगे वहाँ पर रिसर्च करेंगे और जीवन से लेकर के बाकी किस प्रकार के खनिज हैं, मिनरल्स हैं, क्या क्या है वहाँ, उसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले हैं और ये पहला चंद्रमा तक पहुंचने वाले किसी वहाँ की जो यूएस यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट के द्वारा पहला मिशन था, आप एक तरह से ये कह सकते हो। तो इंडिया के लिए भी गौरव की बात है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न की कि निम्न में से किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड को बेस्ट स्टेट्स टूरिज्म बोर्ड का अवार्ड मिला है। तो कोई और नहीं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म बोर्ड है लगातार अवार्ड जीतता रहता है, विशेषकर ये अपने इको फ्रेंडली टूरिज्म के लिए जाना जाता है। हमारा टूरिज्म बोर्ड, जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं या टाइगर सफारी हैं, वहाँ पर बहुत ही अच्छी गतिविधियाँ होती हैं। उसके नेचर को क्या कहते हैं, सुरक्षित रखते हुए आपको नेचर से कनेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए टूरिज्म बोर्ड हमारा डिपार्टमेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा सम्मानित होता रहता है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये अभी तक आप पढ़ रहे थे विक्रमोत्सव को। तो ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इसको नाम दिया गया है, याद रखना है। ये उज्जैन में है, लगातार करंट अफेयर से चौथी पांचवी बार सम्मिलित किया जा रहा है। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होना। जिस प्रकार से बिजनेस समिट हुई थी हमारी इंदौर में, ठीक इसी प्रकार से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है। उज्जैन में होने वाला है विक्रमोत्सव, उस पर होगा दीपोत्सव। हमेशा की तरह यहाँ पर दीपों के रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। जितने भी सोशल नेटवर्क होते हैं सभी लोग मिलकर के उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ ही में एक विशेष बात होगी कि उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी भी साथ में स्थापित की जाएगी। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का पिछले 2 सालों से चल रहा है। जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वहां से एमएलए थे, तब उन्होंने इसको शुरुआत की थी। और जो हमारी वेधशाला है वो भी उज्जैन में है, काल की गणना भी उज्जैन से होती है।
इसलिए ये वैदिक रूप से काफी महत्व रखता है। जब इस घड़ी के बारे में डिटेल्स आएगी तो हम उसको करंट अफेयर में सम्मिलित करेंगे और साथ ही में आपसे क्या करेंगे, बाकी की जानकारी देंगे। देखा जाए तो पिछले 3 दिनों में एमपी का मात्र यदि मुख्य खबर देखी जाए तो केवल एक ही निकल के आई थी, जो कि हमारे युवा वैज्ञानिक की थी। दूसरी ये हमारी लगातार जुड़ी हुई थी। आगे की तरफ बढ़ें, बात करें कभी हाल ही में किसे प्राइड ऑफ उज्जैन सम्मान से सम्मानित किया गया। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना ट्रिकी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, हल्के में नहीं लेना है। प्राइड ऑफ उज्जैन जो सम्मान है ये वहाँ इसमें गलत लग गया आंसर, ध्यान में रखना। डॉक्टर मोहन यादव को दिया गया क्योंकि वहाँ के एमएलए हैं उज्जैन के, तो उज्जैन में इनको अभी कई सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये 3-4 सम्मान है, उनमें से एक सम्मान ये भी है, तो प्राइड ऑफ उज्जैन। और इसके बारे में ज्यादा और नहीं पूछेगा, इस्कॉन टेम्पल इस संस्था है उसके द्वारा ये दिया जाता है, वहाँ की 18वीं वर्षगांठ बनाई गई थी इसलिए दिया गया था। तो आपने देखा होगा कि एमपी के मुश्किल से 2 मोटे मोटे क्वेश्चंस थे जो सम्मिलित किए गए हैं और करंट अफेयर्स लाइक थे। तो इस वजह से कई बार करंट अफेयर में नहीं रहते तो अनावश्यक समय हमें लगता है कि आपका नहीं जाहिर करना चाहिए। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी 4 से 5 खबरें भी रहती तो अब हम करंट अफेयर को रेगुलर करके लाएंगे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे या डेली रहेगा, भले ही 4 से 5 खबरें रहें ताकि हमारा आपका गैप ना हो। हमने अपने पिछले दिनों से प्रश्न पूछा था कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है ये किस वर्ष शुरू की गई थी। कराधान का पेपर हुआ है कल ही, इसके पहले 4-5 पेपर पीएससी ने लिए हैं। अब ध्यान देना कि जो योजना वाले प्रश्न आ रहे हैं वो अब डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष शुरू हुई थी, लेकिन अब उस योजना के जो क्लॉज होते हैं हमारे 2 से 3 क्लॉज होते हैं, क्योंकि आपका पेपर अब नजदीक है, आप योजनाएं पढ़ेंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। तो मेरा आप सभी को सुझाव रहेगा कि जो हम लोग देखते रहते हैं, जो भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं पीएससी लेती है, और लॉ के होते हैं, सहकारी अधिकारी के होते हैं, और अलग अलग डायरेक्टर्स के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो उसमें एमपी हमारा जो है पोर्शन वो पूरा का पूरा हमारे जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है सेम सिलेबस होता है वहाँ पे एमपी पोर्ट जो एमपी का पोर्शन होता है। ठीक है, करंट अफेयर्स होता है, साथ में तीसरा वहाँ पे यूनिट होती है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एमपी के पूरा पोर्शन ये 3 टॉपिक मिला करके वो पेपर लेते हैं। तो उसमें आप जब जाएंगे तो योजना से जो प्रश्न आ रहे हैं बहुत उसकी जो अन्य प्रमुख विशेषताएं होती उससे ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, इसीलिए ये प्रश्न सम्मिलित करते रहेंगे बीच बीच योजनाओं से जुड़े हुए। तो आप सभी ने इसमें काफी काम की बातें शेयर करी हैं। 2017 सभी का राइट आंसर है, 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। मेन बात याद रखना है, राजकुमारी ने यहाँ पे बता दिया, आप सभी ने भी बताया थी कि ये जो योजना है महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा क्या होती है, चलाई जाती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसको डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये विशेषकर जो होती है महिलाओं को पोषण के लिए होती है। ठीक है, और इसमें 6,000 रुपए के लगभग किस्त दिए जाते हैं, 2-2 हजार की 3 किस्तें दी जाती है, तब जाके 6,000 होते हैं। पोषण और कुपोषण जो है हमारे भारतवर्ष में एक बहुत गंभीर समस्या है। तो सुकन्या समृद्धि हो गई और साथ में आपकी लाडली लक्ष्मी योजना हो गई, ये जो योजनाएं होती हैं ये उस बालिका के लिए होती हैं जो जन्मती है, लेकिन उसके पहले माँ का ध्यान रखना क्या है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो कुपोषण स्टार्ट हो जाता है वो माँ से ही शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे आज भी ऐसे गरीब वर्ग की माएँ होती हैं, महिलाएं होती हैं, परिवार होते हैं जो अपने जो जब वो उनको अपने उस समय पे अपना ध्यान नहीं रख पाते, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। हालांकि आंगनबाड़ी और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर उन्हें जो भी एक मेडिसिन की आवश्यकता होती है वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो कुछ कारणों से वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो सरकार ने ये डीबीटी के माध्यम से ये पैसे ट्रांसफर शुरू किए ताकि जो माँ है वो अपना उस समय पर जो भी उसको पोषण की आवश्यकता है, भोजन है, फल फूल है, फ्रूट्स हैं, जो भी चीजें एक पोषक भोजन की आवश्यकता होती है वो उसको क्या कर सके, ले सके। तो छोटी छोटी रकम होती है और ये हमें आपको लग सकता है कि काफी कम रकम है, इतने में कितना कैसे होगा, लेकिन गवर्नमेंट अलग अलग माध्यम से बहुत सारी चीजें क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो वो सब कुछ मिला करके ये सरकार की कोशिश होती है कि हमारे यहाँ कुपोषण खत्म हो, ये एक तरीका होता। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये प्रारंभ की गई थी, राशि बढ़ा दी गई है, 2017 से ये प्रारंभ की गई थी। और साथ में विशेषकर जो मजदूर महिलाएं होती हैं उनके लिए योजना संचालित की जाती है। तो छोटी रकम होती है लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी होती है। अब हम लोग बात करेंगे पीएससी का फेवरेट सेक्शन है जो व्यापम होते हैं, वहाँ पे मंदिरों से प्रश्न आते हैं। तो आपको ये बताना श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, किसके द्वारा बनवाया गया था, इसकी विशेषता क्या है, किस जिले में है। तो आपको ये 3 से 4 बातें आप सभी को नीचे कमेंट करके जरूर बतानी है। कई बार ऐसा होता है कि उस जगह के लोग फंस जाते हैं, तो और भी कुछ यूनिक चीजें हमें बता देते हैं। करंट अफेयर पसंद आता है तो आप सभी को इसको शेयर
जरूर करना है, क्योंकि आपका ही करंट अफेयर है, बिना आपके सहयोग के आगे नहीं बढ़ पाएगा। मार्च के फर्स्ट वीक में 1 तारीख से लेकर 4 मार्च के बीच में हम जनवरी प्लस फरवरी का पूरे करंट अफेयर्स का एक बार रिवीजन करेंगे। लाइव क्लास रहेगी तो आप सभी को उसमें जुड़ना है, उसकी जल्दी क्लास शेड्यूल कर दी जाएगी। करंट अफेयर पसंद आता है तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। पीडीएफ एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पर रहेगी, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।